एक माँ का जन्मदिन है, जयंती है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि उनका नाम क्या, ये पूरा देश जानता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो ना होती तो शायद आज विनय रतन सिंह को दौड़ रहा है, शायद जो मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, शायद जो मेरे भाई बड़े अच्छे अच्छे फोन लेकर, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के यहाँ पर लाइव से लेकर सारी चीज कर रहे हैं, ये ना कर रहे होते। आज उस माँ की जयंती, मैं नमन करता हूँ उस माँ को जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संगति बन करके उनके कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया और अपने बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया। जय भीम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि सम्मान का इतना बड़ा कार्यक्रम जो इस गांव में हुआ है, भारत में आज तक भीम आर्मी के लोगों का कहीं नहीं हुआ। जितने बड़े सम्मान का कार्यक्रम इस गांव में, आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी के इस गांव में हुआ। मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ईमानदारी से आज मूवमेंट के लोगों का सम्मान किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि आगरा में कोई भी घर ऐसा होगा जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट। नीचे बैठ जाओ यार, पीछे भी लोग बैठ रहे हैं, इतने बड़े मीडिया प्रभावी चल रहे हैं यार, बहुत इधर आए, पीछे वो भी तो बैठे हैं यार। साथियों, भीम आर्मी के लोग हैं पूरे देश में। कोई नक्सली कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, भीम आर्मी के लोग थोड़ा कड़वा और सच बोलने की आदत है। पढ़े ही आप ये कहते कि भैया यहाँ आए थे तो उल्टा सीधा बोलकर चले गए, लेकिन कड़वा और सच ही बोलने की आदत है। कुछ भी हो जाए सच ही बोलने की आदत। हमें समझना पड़ेगा इस देश की व्यवस्था किस ओर ढल रही है और किस ओर जा रही है। इस देश में अब से नहीं, कई हजार सालों से मनु की व्यवस्था स्थापित रही है। मनु की व्यवस्था स्थापित, सनातनी व्यवस्था के तहत उसको 4 व्यवस्थाओं में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 3 ऊपर के लोग थे, ये जो 3 ऊपर के लोग थे, इनके हाथ में सारी राजसत्ता थी। और जितने समाज भारत में रह जाते हैं, वो बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, दलित आदिवासी कोई भी हो, उसको शूद्र की संज्ञा दी जाती है। समझिएगा ये बात, मेरा आज कहने का क्या मतलब है, और खास तौर से इस गांव में, आगरा में कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये वही शहर है, ये आगरा वही शहर है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र से यहाँ ला करके और उनका आखिरी भाषण यहाँ कराया गया था, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत में अम्बेडकरवाद की मूवमेंट फैली थी। ये वही शहर। मनुस्मृति को जब हम पढ़ते हैं तो इस देश की किसी वर्ग, किसी जाति की महिला को कोई अधिकार नहीं था। इन शूद्रों को तो अधिकार था ही नहीं। और मुझ जैसे व्यक्ति जो आज यहाँ पर खड़ा होकर चीख रहा है, शायद मुझ जैसे व्यक्ति को भी कोई अधिकार दे रहा, क्योंकि मैं भी तो आप ही का अंश हूं। नहीं था कोई अधिकार, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा के बल पर, मेहनत करके, संघर्ष करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान देने का काम किया। और ये बताने का काम किया, ये बताने का काम किया कि संविधान के बल पर अगर आप लोगों ने चाहा तो इस शिक्षा के साथ साथ इस देश की शासन सत्ता भी आप लोगों के कदमों में होगी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। देखिए हम कितने महान लोग हैं। बाबा साहब ने संविधान को यहां लाने में, मैं कहूं, इस भारत की प्रकृति ने, बहुजन महापुरुषों ने 5000 साल के इतिहास के बाद हम लोगों को मुश्किल से इसको देने का काम किया, जिसमें हमारे अधिकार नहीं, भारत का संविधान को। और देखिए हम कितने दिमागदार लोग निकले, हम कितने स्वार्थी लोग निकले। हमने नौकरियां ली, हमने जमीनें खरीदी, हमने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदी, और जाकर हम अच्छे अच्छे शहरों में बसे। हम नेता बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, हम मंत्री बने, हम प्रधान से एमएलए सब कुछ बने, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह। अब मैं जो कहने वाला हूं, शायद आपकी तालियां बंद हो जाएंगी, शायद हो जाएंगी तालियां। बाबा साहब अम्बेडकर ने, बहुजन महापुरुषों ने इस संविधान को देने में 5000 साल लगाए, और हम जैसे बेवकूफ लोगों ने, हम जैसे मूर्ख पढ़े लिखे लोगों ने इस संविधान को दिल्ली की संसद पर 70 से 75 साल के अंदर जलवाने का काम कर दिया। ये ताली बजाने की बात नहीं है,
ये शर्म की बात है मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, ये शर्म की बात है यहाँ मंडल अध्यक्षों के लिए, ये शर्म की बात है प्रदेश अध्यक्षों के लिए, ये शर्म की बात है प्रत्येक दलित आदिवासी के लिए जिसने शोषण के जीवन में अपने परिवार को झोंक दिया। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है अगर राजनेताओं के लिए, ये शर्म की बात है इस देश के शूद्रों के लिए, ये शर्म की बात है इस देश की महिलाओं के लिए कि 5000 की गुलामी के बाद एक संविधान मिला और हम सब लोगों ने 70 साल में उसको यहाँ दिल्ली की संसद मार्ग के सामने चलवाने का काम किया। कहां चले गए थे इस देश के सारे राजनेता जो संविधान के बल पर संसद की कुर्सियों पर बैठे हैं? कहां चले गए थे वो लोग जो सारे सरकारी नौकरियां करते हैं? कहां चले गए वो लोग जो आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत अपनी आर्थिक उन्नति कर गए? कहां चले गए वो? क्या खून कम पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है? भीमा कोरे गांव का इतिहास साथ नहीं है या अपनी बाप दादा की गुलामी हम लोग भूल गए हैं? मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता जो अपने बाप दादाओं ने, जो हमारे बाप दादाओं ने गुलामी की उसको भूल जाए, अपना इतिहास भूल जाए। मैं उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को कुछ नहीं मानता। अगर हम संविधान चलने के बाद भी सुधरना नहीं चाहते तो लाले फैसले के ऊपर माननीय काशीराम जी साहब कहा करते थे, जातियों का नाम ले लेकर कहा करते थे या तो सुधर जाओ, या तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारे सिर पर जल्दी से जल्दी जूता फिर दोबारा से आने वाला है। माननीय काशीराम साहब ने कहा हम सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं, हम घरों में बैठते हैं, हम पार्टियों में बैठते हैं, हम संगठनों में बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। अभी मैं झारखंड गया था, वहां एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, वाम से व्यक्ति ने मुझे पूछा, बेटा इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्या तुम लोग बांटने का काम नहीं कर रहे? मैंने कहा जी दादा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बांटने का काम कर रहा हूं, लेकिन इस बांटने के काम को करने में कहीं ना कहीं मेरे बुजुर्गों का जरूर हाथ है। समझिएगा क्या कहना चाहता हूं। ये तो सब मानते हैं जब पिता बुरा हो जाता है तो उसकी सत्ता, उसका संपत्ति सब बेटे पे चली जाती है। मानते नहीं मानते? मानते हैं सब लोग। जब पिता बुरा हो जाए तो उसकी संपत्ति उसके बेटे पे चली जाती है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। यही राजनीति का नियम है, यही सामाजिक सत्ता का नियम है, यही आर्थिक सत्ता का नियम है। अगर इस नियम को भूल गए तो मुझ जैसे व्यक्ति की इसमें क्या गलती? मुझ जैसे व्यक्ति की क्या गलती है? ये खड़ा गुलजार सिद्दीकी की क्या गलती है? भाई चंद्रशेखर आजाद की क्या गलती है? सिकंदर बोध की क्या गलती है? मुझे बस आप ये बता दीजिए क्या गलती है। अगर हमने ये कहा कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर हमने ये कहा हम होते हुए बलात्कार को देश में रोकना चाहते हैं, हमने ये कहा कि अगर हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, हमने ये कहा कि हम भी समानता देखनी चाहते हैं कि असली समानता क्या होती है, हमने कुछ गलत किया? बताइए कुछ गलत किया क्या? नहीं किया कुछ भी गलत। हमने ये कहा कि तथागत गौतम बुद्ध का मूवमेंट है, ये गुरु रविदास का मूवमेंट है, ये संत कबीर गुरु नानक देव का मूवमेंट है, ये बाबा साहब फूले साहब पेरियार साहब का मूवमेंट है, ये गुरु घासीदास जी का मूवमेंट है, ये माननीय काशीराम साहब का मूवमेंट है, ये उन भूखे लोगों का मूवमेंट है जिनके पेट में रोटी नहीं थी, ये उन लोगों का मूवमेंट है जिनके कपड़े कपड़े नहीं थे। ये इस मूवमेंट को वही लोग चलाएंगे जो आज भी भूखे पेट चलने की क्षमता रखते हो, जो आज भी पूरे दिन भरी दुपहरी में गेहूं काटने की क्षमता रखते हो, जो आज भी फटे कपड़े पहन कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काम करने की क्षमता रखते हो। इसको वही लोग चलाएंगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को, माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट को, हमारे बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को पैसों की पूंजीपतियों की भेंट चढ़ाया जाने लगा। कहने लगे कि अगर सिकंदर बहुत मजबूत है तो सारी की सारी व्यवस्था सिकंदर को दे दो। अब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के ठेके सिकंदर चलाएगा। पूरे भारत के सारे मैग्नीफिसेंट के ठेके गुलजार रखेगा, सारी अर्थव्यवस्था कपिल रखेगा। ये इस देश में हुआ, ये हुआ। माननीय काशीराम साहब तड़पते रहे, वो कहते रहे सुधरो सुधरो, इस देश की राजनीति पर कब्जा करो, कब्जा करो जाकर के। हम नहीं सुधरे। हमने यूपी के छोटे से हिस्से में राज करने के बाद हम इतनी गहरी नींद सोए, इतनी गहरी नींद सोए कि हम सब कुछ भूल गए, हम सब कुछ भूल गए। आज भी मैं पूरी गारंटी के पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आज मैं अपने समाज के बीच खड़ा हूँ, आज भी मेरे
युवा साथी 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के पूरे दिन मजदूरी करते शाम को क्वार्टर मार के घर आए। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मेरा समाज आज धरती पर पड़ा हुआ है, ये बात इसलिए धरती पर पड़ा हुआ है कि ये सुधरना नहीं चाहता। अगर वाकई इतनी सी शर्म बाकी हो, वाकई ये लगता हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट बढ़ाना है, वाकई अगर ये लगता हो कि वो चंद्रशेखर आजाद जो हर समय मौत के कगार पर रहता है, नहीं उसका एक कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है, तो साथियों ये नशा छोड़ करके आइए मूवमेंट में खड़े हो, आइए मूवमेंट में खड़े हो जाइए। हम बताएंगे इनको कि संविधान को कैसे जलाया जाता है, बताएंगे इनको, हम बताएंगे इनको पूत है कपूत नहीं है, हम बताएंगे इनको कि बाबा साहब संविधान देकर गए हैं तो हम भी बाबा साहब के वंशज हैं, काशीराम साहब के वंशज हैं, संविधान की रक्षा कैसे की जाती है उनको बताएंगे। अब देश की राजनीति में मैं बोलूं, देश की क्या बहुजन राजनीति में बोलूं, बहुजन की क्या दलित राजनीति में मैं बोलूं, शर्म आती है। 2 अप्रैल की घटना तो याद होगी ना, या भूल गए? याद है 2 अप्रैल की घटना, जब 13 बच्चे शहीद कराया आप लोगों ने, याद है? कोई 22 साल का था, कोई 21 साल का था, कोई राजस्थान का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई यूपी का था, कराए 23 बच्चे शहीद। किसने सोचा, कभी सवाल किया, किसी चुनाव में किसी नेता से सवाल किया कि SC ST एक्ट को बचाने के लिए जो 13 बच्चे शहीद हुए थे उनके परिवारों को क्या हुआ? एक भी आदमी बताइए अगर किसी नेता से सवाल किया, बताइए, नहीं किया। बेशरम लोग है ना, शाम को रोटी खाए, सुबह भी मजदूरी गए, शाम को फिर रोटी खाए, दारू पिए, पढ़कर सो गए, बस इतना ही, इतना ही साल कुछ नहीं। जिन लोगों ने SC ST एक्ट की रक्षा की हो, इस देश की राजनीति के सारे नेता, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, चाहे वो उदित राज हो, या जितने भी दलित नेता जो संसद में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति ने भीम आर्मी छोटा सा संगठन, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों का संगठन, गरीबों का संगठन, उनका संगठन जो पीड़ित है, उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम दिल्ली में किया, वहीं से ही लोगों से मांग करके भाई 2 पैसे दे दी, 12-13 हज़ार रुपए उनको देने लगे। उसके बाद सब लगे, सामाजिक संगठन सब लगे, खूब लगे, बेचारों को थोड़ी थोड़ी मदद भी हुई। लेकिन ये देश की राजनीति के लोग कहाँ चले गए, सवाल मेरा ये है। अगर कई 1000 करोड़ में बेच करके, खुद को पूंजीपति कर करके मेरे 13 भाइयों के घर की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति को लात मारता हूं, 100 बार लात मारता, बिल्कुल लात मारता। हमने भूख का दर्द सहा, देखा है भूख का दर्द का। मध्य प्रदेश गया, बहन आई, 3 छोटी छोटी बच्चियां, उस बहन ने आकर के हाथ पकड़े, कहा भैया मैं बीमारी में काम करूंगा। तो छोटा सा बच्चा, उसका 3 बच्चे, कोई लोग व्यक्ति वहां मरा था, उसके 3 बच्चे, दुख हुआ, दर्द हुआ, इस देश की गद्दी को छीन लेंगे और बताएंगे इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कितने खतरनाक, बताइए। एक व्यक्ति ने कहा मुझे, यार तुम तो पिटाई करते थे, तुम्हारे नेता चले जाते हैं, नेट होते हैं, नीलापुर में डालते, धार देते, थाना में जाकर चीख पड़ते हैं, तुमने जी भाई चीखते हैं। पढ़े लिखे लोग संविधान जानते हैं, जब मेरी बहन के साथ कोई बलात्कार करेगा उसको टांग को टांग फूट करके फाड़ देना, ये मेरे संविधान में देता है। जब बुलेट को कोई गोली मारेगा तो पलटवार पर करना मेरा संविधान कहता है। मैं संविधान से बाहर कभी कोई काम नहीं करता, विमान की संविधान से बाहर कोई काम नहीं करता। महसूस कीजिए साहब का श्याम कहा करते थे, संसद में तुम्हारी बात कोई ना सुनने वाला हो तो संसद की सड़कों को इतना भर दो कि संसद में बैठे हुए लोग हिल जाए, संसद में बैठे लोग हिल जाए। ये बीमार भी ने किया। जब जो कोई मामला हुआ, गुरु रैदास घर का मामला दिल्ली में हुआ, 20 लाख लोग से ज्यादा दिल्ली के अंदर लोग आए हुए थे। ऐसा कोई रेलवे स्टेशन, ऐसी कोई सड़क, दूर दूर तक की सड़कें फुल थी। ये बीमारी के लोगों ने किया कि संसद में तो नहीं गए, लेकिन संसद के बाहर बैठ करके इतनी चीख मारी कि अब इन लोगों को हमारे अधिकार छीनने में अब हमें सोचना है कि अगर हम संसद के बाहर बैठकर इतने ताकतवर हैं, हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, अगर हम कुछ पढ़े लिखे चुनिंदा लोगों को वहां कुर्सी पर बिठा दे, राजनीतिक कुर्सी पर बिठा दे, तो सोचिए क्या होगा। अगर एक भी सिलसिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानने और काशीराम साहब को मिल गया
एक भी सिलसिला तो इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों की नाक में दम कर देगा। इनको बताएगा कि हाँ खरीदार कैसे लिए जाते हैं। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से क्या मैं कहता हूँ अपने आरएसएस के भाइयों को, मैं कहता हूँ माननीय मोहन भागवत जी को कि आपने आज दलितों को हिंदू बनाया, मुझे हिंदू बनाया, एक वाल्मीकि को हिंदू बनाया, जाटों को हिंदू बनाया, धोबी नाई को हिंदू बनाया, मुझे अच्छा लगा। आपने जाट गुजर को हिंदू बनाया तो भी अच्छा लगा, ठीक है साहब, आपने हिंदू का हिंदू बन गए, हम बन गए हिंदू। लेकिन क्या सिर्फ हम हिंदू दो ही जगह रह जाते हैं? जो वोट देने की बात है तो हम हिंदू, गुजरात से लड़ने की बात आई तो मैं हिंदू, जब मेरे हक अधिकार की बात आई, जब मैं बीपीएस करना चाहता हूं तो मैं दलित, मैं पिछड़ा, मैं मुसलमान। जब नौकरियों की बात आई तो ये आरक्षण खाने वाले, जब जुडिशरी की बात आई एक भी बैकवर्ड नहीं, सिर्फ एक दलित। कहां तक यार, कहां तक शोषण करा जाएगा? तो मैं कहता हूं मोहन भागवत जी को यहाँ मंच की गांव के मंच से, माननीय मोहन भागवत जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे, ये भीम आर्मी एक छोटा सा कार्यकर्ता से निवेदन करता है कि जितनी जिसकी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी पर भीम आर्मी काम कर रही है, तुम्हारी औकात नहीं तुम इस काम को रोक रहे हो। इस देश में जनसंख्या भारी किसकी है? सोचने का विषय। इस देश में जनसंख्या भारी है मुसलमान की, जो पैंतर लगाता है, जो ठेली पहनाव बेचता है, जो फल बेचता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, कम पढ़ा लिखा जनसंख्या भारी हो रही है। इस देश में जनसंख्या भारी है दलित की, क्योंकि वो मजदूरी करता है, रात दिन मजदूरी करता है, वो रिक्शा चलाता है, सिर्फ मजदूरी करता है, उसकी जनसंख्या भारी। इस देश में जनसंख्या सबसे भारी किसी की है तो जनसंख्या भारी है बैकवर्ड की, जिसको ओबीसी कहा जाता है, जिसमें कुमार कहा जाता है, जिसमें आपके गुजर ठाट आते हैं, जिसमें यादव वहीर आते हैं, जिसमें कुशवाहा मोनी साक्य आते हैं, ऐसे ऐसे लोग जाके जिसमें आते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारी है। जनसंख्या भारी होने के बावजूद भी राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी व्यक्ति नहीं है। मरने वाले कौन लोग थे? बाबरी मस्जिद गिराने वाले कौन लोग थे? लड़ने वाले लोग कौन लोग थे? कल्याण सिंह कौन था? राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी व्यक्ति नहीं। कारण वो जो 1000 करोड़ की संपत्ति वहां से अर्जित होगी वो कहीं ओबीसी के पास न चली जाए, कारण सिर्फ ये। इस देश की जुडिशरी में ढूंढिए कितने लोग बैकवर्ड हैं। मैं कहता हूं चुप चुप कर ढूंढिए कितने लोग बैकवर्ड हैं, नहीं मिलेंगे। अब एक व्यवस्था और चली है। अब आईएएस जो है सरकार एक व्यवस्था के तहत चुनेगी, आईएएस देश की सबसे बड़ी सर्विस, जिसमें व्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें देश के बुद्धिजीवी निकल कर जाते हैं, उसका सिलेक्शन सरकार करेगी। सरकार का उसका सिलेक्शन करेगी मोहन भागवत की कंपनी, ब्राह्मणों की कंपनी करेगी। उसका विरोध करने के लिए लोग नहीं आते। ये छोटे से आरक्षण की बात हमें कही जाती है बार बार, ये दलित आरक्षण खा रहे हैं, ये ओबीसी आरक्षण खा रहे हैं, ये बैकवर्ड मुस्लिम आरक्षण खा रहा है। कितना सा आरक्षण? साहब काशीराम बताते थे कि तुम्हारी आबादी 85% है, मैं ये कहता हूँ हमारी आबादी 90% हो चुकी है। बच्चे तो मुझे पता कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहे? 90% हमारी आबादी हो चुकी है। आरक्षण कितना है? 49.5 मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा। उन्होंने सोचा कि इनके आरक्षण को छेड़ोगे तो ये भीमाकोरे गांव याद करा देते हैं। जानते भीमाकोरे गांव तो क्या था? जानते हो? जो नहीं जानता आप पढ़िएगा जाकर नेट में निकाल करके, भीमाकोरे गांव क्या था। ये खून है ना, खून, ये 1000 गुना स्पीड से दौड़ने लगेगा भीमाकोरे गांव पर। यहाँ की मनुवादी ताकत को पता है कि इनके आरक्षण को छेड़ोगे तो भीमाकोरे गांव याद करा देंगे। उन्होंने कहा दूसरा तरीका निकालो। उन्होंने इस देश को दलित राष्ट्रपति दिया और फिर इस देश को प्राइवेट कर दिया। उन्होंने कहा मैं रेलवे प्राइवेट करूंगा, मैं सड़कें प्राइवेट करूंगा, मैं जुडिशरी प्राइवेट करूंगा, मैं बीएसएनएल प्राइवेट करूंगा, मैं एलआईसी प्राइवेट करूंगा, मैं सारी चीज प्राइवेट करता हूँ। मैं देखता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कैसे पढ़कर नौकरियां लगते हैं। प्राइवेट होगा, आरक्षण नहीं है। वहां जाएंगे प्रत्येक व्यवस्था पर वही बैठे हुए हैं मनुवादी व्यवस्था के लोग। मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चीज तो प्राइवेट हो गई है ना। अब हमें समझना पड़ेगा। जब बात संविधान की हो, जब बात आरक्षण की हो, जब बात अधिकार की हो,
तो ये भूल जाइएगा कि आपके घर में बच्चे एक है या दो, बिल्कुल भूल जाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा इस आंदोलन को हमें आगे तक पहुंचाना है। इस आंदोलन को आगे तक पहुंचाना है। जो शहीद होगा वो वीर कहलाएगा, उसको इतिहास में याद रखा जाएगा, बिल्कुल याद रखा जाएगा, क्योंकि हम जैसे लोग पैदा हो चुके हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ भगत सिंह को भी मानने का काम करते हैं हम जैसे लोग पैदा। अब मेरी आपसे एक विनती है, आपकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी में जहां जहां आपके जानने वाले हैं, एक एक व्यक्ति को समझाइए और भीम आर्मी से लाकर जोड़ दीजिए, भीम आर्मी से लाकर जोड़ दीजिए। वो DS4 का समय याद कीजिए, जब माननीय काशीराम साहब के लोग बिना किसी व्यवस्था के कोई घटना होती थी तो 100 लोग अपनी मजदूरी झाड़ी रिक्शा छोड़ कर चल देते थे थानों पे। वही समय वापस आ गया है। ये DS4 का माननीय काशीराम साहब का समय है। जब कहीं गलत होता है तो एक मैसेज से 1000 भीम आर्मी कार्यकर्ता निकलते हैं नीलेपन डाल करके और यहाँ की व्यवस्था को छीन बिन करते और कहते हैं जब रेप होगा तो जेल भेजना पड़ेगा, जब जमीन छीनोगे तो जेल भेजना पड़ेगा, जब हत्या करोगे तो जेल भेजना पड़ेगा। ये काम भीम आर्मी के लोग कीजिए। कि भीम सैनिक तैयार कीजिए, संविधान की रक्षा के लिए तैयार कीजिए, इस समाज की बेटियों की रक्षा के लिए तैयार कीजिए, इस देश की राजनीति को हक देने के लिए तैयार कीजिए। वो समय याद कीजिए जब माननीय काशीराम साहब ने एक जूते सिलने वाले को विधायक बना दिया, एक सब्जी बेचने वाले को संसद बना दिया और एक बहन टीचर को मुख्यमंत्री बना दिया। वो समय याद कीजिए। याद है या नहीं है? अगर नहीं याद है तो याद कर लो। ये वही समय भीम आर्मी के लोग वापस लेकर के आए हैं। देखिएगा, आप देखिएगा, आप ही में से एक कैपेसिटी वाला व्यक्ति जो सही मायने में राजनीति कर सकता है, सही मायने में दलित आदिवासी की व्यवस्था बदल सकता है, सही मायने में संविधान की रक्षा कर सकता है, आप ही में से चुन चुन करके एक व्यक्ति को निकालेंगे, पूरे देश से निकालेंगे और इस देश की संसद में ले जाकर बिठाएंगे, इस देश की विधानसभाओं में ले जाकर बिठाएंगे और कहेंगे यहाँ बैठ कर के लड़ो तो मेरे समाज को सड़कें फुल करने की नौबत बताएंगे। ये करेगी भीम आर्मी, ये वादा है आपसे। आप साथ दे ना दे तो भी करेगी। आप आज साथ नहीं देंगे, मुझे पता है मेरा खून मेरी तरफ कल जरूर चलेगा, कल मेरे साथ एक खून जरूर खड़ा होगा, मैं ये जानता हूं। आज जिन मुसलमानों की बात अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे, जिन मुसलमानों को देश में आतंकवादी कहा जाता है, जिन मुसलमानों की टोपी तोड़ दी जाती है, दाढ़ी फेंक दी जाती है, उनके विषय में भी मुझे लगता है मुझे 200 को बता देना चाहिए। आज घर जाइएगा, पढ़े लिखे लड़के इंटरनेट उठाइएगा, गूगल खोलिएगा और उसमें डालिएगा इस देश में आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले कौन है? क्या डालना है? देश की आजादी में शहीद होने वाले सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो उसमें जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले नंबर पर शहीद होने वाले संख्या में मुसलमान का नाम है। मुसलमान का नाम आएगा। समझ लीजिए लोगों को आतंकवादी क्यों कहा जाता है, ये सवाल है। ये संघ के लोग, ये RSS बीजेपी के लोग एक मिनट में आतंकवादी क्यों कह देते हैं बिना किसी कारण? वो मात्र इसलिए कह देते हैं कहीं ये दलित आदिवासी ओबीसी और मुसलमान इकट्ठा हुआ तो जीवन भर जब तक धरती रहेगी इस देश की सत्ता मनुवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में नहीं जाए। वो जानते हैं। आज भीम आर्मी ने ऐसा कर दिया है कि दलितों की तरफ मुसलमान बाएं फैलाए खड़ा है, बाएं फैलाए खड़ा है और कह रहा है कि मेरे दलित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, मेरे छूत भाइयों, मैं तुम्हारे अधिकार दिलाने में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। बेशर्ते कि तुम लोग एक होकर के चंद्रशेखर आजाद वाली लाइन पर चल पड़ो, चंद्रशेखर आजाद वाली लाइन पर और छोड़ जाओ किसको। 24 में मैं तुम्हें दे दूंगा जो एहसान आज तक बाबा साहब अम्बेडकर ने हम पर किए हैं, वो मैं तुम्हें वापस सूद समेत करने के लिए तैयार। अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है जो हम रोज 1 घंटा 2 घंटा व्यर्थ करते हैं फालतू की बातों में खराब करते हैं, उससे 1-2 घंटे के लिए हम सामाजिक मूवमेंट करते हैं। लोगों को बताए भीम आर्मी क्या कर रही है, पूरी मजबूती से बताए। इस बीच एक बात और करें, जिस दिन भीम आर्मी का गठन भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमने किया था, उस दिन ये सोचा था कि भारत में 2 संगठन बहुत तेजी से सामाजिक नीति को लेकर के सही दिशा में बढ़ेगा, सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए सही दिशा में बढ़ेगा। हम भीम आर्मी का विलय उसमें करेंगे। जिस दिन संगठन तैयार किया था, पहली मीटिंग थी, उस दिन ये फैसला हम दोनों लोगों ने कर लिया।
लेकिन तथागत का आशीर्वाद रहा, संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का आशीर्वाद रहा, महर्षि वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद रहा, गुरु नानक संत कबीर का आशीर्वाद रहा कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन ही देश में इतनी तेजी से फैला कि आज 5 देशों के अंदर आपकी टीम है। 5 देश में जो दलित रहते हैं वो भीम आर्मी के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी टीम है। समय नहीं रहता, सोने खाने का समय नहीं रहता। फिलहाल 23 राज्यों में आपकी टीम बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। अगर मैं यहाँ फिलहाल इस मंच को घोषणा करूं तो 23 राज्यों की सरकार पे फर्क पड़ता है। 23 राज्यों की सरकार चंद्रशेखर भाई को घोषणा करते हैं तो पता नहीं कहाँ फर्क पड़ता है। मैं अगर घोषणा करूँ 23 राज्यों की सरकार को फर्क पड़ेगा। और ये तय है कि हमारा जन्म जो है राजनीति करने के लिए तो पहले नहीं हुआ, हमारा जन्म समाज को राजनीति कराने के लिए पैदा हुआ। ये भीम आर्मी एक फैक्ट्री है जहां से राजनेता पढ़े लिखे नेता निकल कर जाएंगे, इस देश की कुर्सी पर राज करेंगे, शासन सत्ता का मजा लेंगे। इसकी शासन सत्ता हो चुकी है, हजारों साल हो चुके शासन सत्ता हमारे हाथ में आए हुए। हम लालायित है शासन सत्ता लेने के लिए। हम मेहनत करेंगे, अपने पूर्वजों की तरह मेहनत करेंगे। मेहनत आप लोगों से भी कराएं। मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों से भी कि मुझ जैसे लड़कों के, मुझ जैसे बच्चों के कंधे को मजबूत कर दीजिए, मुझ जैसे बच्चे के कंधे को मजबूत कर दीजिए, यहाँ के जिलाध्यक्ष के कंधे को मजबूत कर दीजिए, यहाँ के ग्राम अध्यक्ष के कंधे को मजबूत। आपके साथ गलत होने से पहले किसी भी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा। उसके दिमाग में फौरन नहीं बात आएगी कि यार अगर इनके साथ गलत करूंगा तो कहीं भीम आर्मी के लोग मेरे घर में आए। ये उनके दिमाग में, यही हम चाहते हैं कि देश के अंदर मनु की औलादें पैदा हो चुकी है, ये जो काले अंग्रेज पैदा हो चुके हैं, इनको मुंह तोड़ दो। बहुत जल्द देश में आरक्षण की लड़ाई छिड़ने वाली है। भीम आर्मी ने बिल्कुल फूंक दिया है, सोशल मीडिया से भीम आर्मी ने बिल्कुल फूंक दिया है और कह दिया है यहाँ की सरकार को, यहाँ की सरकार को कह दिया है कि तुम आरक्षण छेड़ो, हम सड़क नहीं छोड़ेंगे, हम सड़क पर आएंगे, सड़क पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत जल्द भाई चंद्रशेखर आजाद आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। ये जो उन्होंने बजट में प्राइवेटीकरण किया, बजट पढ़िएगा, जो पढ़े लिखे युवा है हिंदी में निकाल करके बजट पढ़िएगा दोस्तों, जरूर पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी नस्लें खराब होने वाली है, तुम्हारा इतिहास खत्म होने वाला है, मेरा इतिहास खत्म होने वाला है, तो पढ़ना पड़ेगा। बजट पढ़िएगा, उसमें सब चीजों को प्राइवेट करने के लिए करने वाला है। गाने का देश आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। पुना पैकेट भूल गए क्या? पुना पैकेट भूल गए हैं? याद है पुना पैकेट? क्या था पुना पैकेट? याद है? नहीं याद है? यही तो समाज की विडंबना है कि हम भूल गए कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ। मेरी गाल पर कोई चाटा मार देता है ना, मेरे याद रहता है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरी याद रहेगा कि मेरी गाल पर किसी चाटा मारा। और पुना पैकेट के रूप में आपसे सारे अधिकार छीन लिए। तो अगर भूल गए हो तो मैं कहता हूं कि वो जो समाज अपने अधिकार मिलते मिलते जिसके अधिकार छीन गए हो, वो समाज इस चीज को भूल गया है, तो उससे बेशरम समाज बेटा पूरे विश्व में पढ़िए पुना पैकेट पढ़िए पुना पैकेट, याद कीजिए क्या है, क्यों हमसे छीना गया, हमारी उन्नति जो बहुत जल्द हो जानी चाहिए थी वो क्यों दूर हुई। ये पढ़िए, रीड कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बुजुर्गों को बताइए, ये पढ़े लिखे लोग पढ़िए और दिमाग में रखिए। दिमाग में जिस शासन सत्ता पर हमें काबिल होना था, जहाँ की नौकरी पर हमें काफी होना था, जहाँ मैं अपना शासन स्थापित कर देना, आज हमसे कोस हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आगरा क्रांति धरा है, आगरा ने ऐसी क्रांतियां की है कि अछूतों का पूरे देश में नाम रोशन किया है। मैं भी जब महाराष्ट्र जाता हूँ, जब केरल कर्नाटक जाता हूँ, तो उनको कहता हूँ यूपी में एक जगह आगरा, मैंने उनको कहता हूँ कि बाबा साहब के विषय में आप प्रतिमा तोड़ने की बात तो दूर, आप बाबा साहब को अगर आगरा में तू कह देंगे तो आगरा के लोग आपकी जुबान काट लेंगे। अच्छा मैं कहता हूँ, और ये हकीकत है, आप जानो ना जानो, ये हकीकत है कि आगरा के खून में वो ऊर्जा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को सही मायने में बहुत दूर तक पहुंचा सकती है। ये आपका प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बहुत ये रात दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है। जरा सी गलती हो जाती तो मैं मुझसे सुनता है, खूब सुनता है, फिर भाई चंद्रशेखर आजाद से सुनता है और हमारे सीनियर साथियों से सुनता है। लेकिन आज तक इस बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि भैया काम नहीं करो।
हमेशा यही कहा कि भैया मैं उस जमीन से हूँ जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए। मेरे पुरखों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया, उनके मिशन को चलाया है कि आप कुछ भी कहें, आप ये भी कह देंगे यहाँ से निकल जा, तो बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट नहीं छोड़ेगा, बाबा साहब का मूवमेंट नहीं छोड़ूंगा। और बहुत सारे साथी नाम लूं तो आगरा के, ये मेरी बहन बैठी हुई है जिलाध्यक्ष आगरा की, मैं कह रहा हूँ कि आगरा में वो ऊर्जा है, अगर आगरा ने एक बार कंधा मजबूत किया ना तो इसी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से छीन कर मुट्ठी में ले लेंगे और अगली बार कह देंगे हम बाबा साहब के लोग हैं, मानव काशीराम साहब के लोग हैं, और हम भगत सिंह के भी लोग हैं, हम उधम सिंह के भी लोग हैं, तो 24 में इनसे इस देश की गति को छीन लिया क्या देंगे। यहाँ का भी बताया मुझे कि बनवारी कांड भी बहुत मशहूर है, पढ़ाया मैंने, बहुत मशहूर रहा। अब अपने दिमाग की ऊर्जा सही ओर लगाइए, आपस में झगड़े बंद कीजिए, दलित बैकवर्ड में झगड़ा होता है तो बंद कीजिए, बैकवर्ड मुस्लिम में झगड़ा होता है तो बंद कीजिए, मुस्लिम दलित का झगड़ा होता है तो बंद कीजिए। दिमाग लगाइए, दिमाग बच्चों को बताइए, छोटे छोटे बच्चों को बताइए कि तुझे एक दिन इस देश का शासक बनना, उसके दिमाग में आज से डाल दीजिए तू एक दिन इस देश का राजा बनेगा, तेरी कौम एक दिन इस देश की राजा बनेगी, इसके दिमाग में डालना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद हम इस देश के राजा बन कर रहेंगे। ये बच्चों के दिमाग में आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। चंद लाइनें अपनी बात खत्म करता हूँ, जो मैं हर जगह कहता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं और अपने ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं और अपनी मुट्ठी में रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना भूल गया, याद आ गया तो बता दो। देखिए किसान आंदोलन जो चल रहा है, हमारे यहाँ की जमीनें नहीं, मेरे समाज को तो ही नहीं सर जमीन, मजदूर है, रोटी किसान देता है, वो अनाज नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। भाई अगर मैं एक दिन मजदूरी नहीं करूँगा, किसी से मांग के खाऊंगा, रोटी तो खाऊंगा। किसानों के साथ पूरी ताकत से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सारी टीम किसानों के समर्थन में लगी हुई है पूरी ताकत से। आपके यहाँ भी कोई किसान आए और ये कहे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, आपके घर में हो या ना हो, उस किसान की मदद जरूर कीजिए, बस इतनी उम्मीद है। और किसान एक बात को वहाँ कह रहा है, पड़ा हुआ दिल्ली में किसान कह रहा है कि तेरे जुर्म की हर इंतहा को मैं पार करूंगा। किसान क्या कह रहा है कि तेरे जुर्म की हर इंतहा को मैं पार करूंगा और मैं ही हूँ जो तुझे इस देश की राजगद्दी से बात करूंगा। जय भीम।